हेलो, वेलकम अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियोस में मैंने कवर किया इंट्रोडक्शन, रिग्नॉड रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। इस वीडियो में ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड्स। ओके, तो व्हाट इज द ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड्स? व्हेन कार्बन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द जिंक। ठीक, यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय R2Zn, RZnI। ये क्या हो गया? एल्किल जिंक आयोडाइड। दिस इज द R2Zn। इसे हम क्या कहते हैं? डायल्किल जिंक। मींस यहाँ पर R को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल्किल जिंक। ठीक है, R इज द एल्किल, तो ये क्या हो गया? डायल्किल जिंक। दिस इज द एल्किल जिंक आयोडाइड। ओके, अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इट इज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकलैंड। तो इसीलिए इसको हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द फ्रैंकलैंड रिएजेंट। एक बात और, इसमें आप रिग्नॉड रिएजेंट पढ़ो, चाहे आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स पढ़ो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको रिएक्टिविटी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है। इनकी रिएक्टिविटी का मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है, आप एक बार उसको देख लेना। तो उसमें क्या होता है, ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ये बेस्ड होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाती है। तो इसके बेसिस पे देखो, ये जो कार्बन जिंक होता है, कार्बन जिंक मतलब ऑर्गेनो जिंक, ये लेस रिएक्टिव है किससे? कार्बन मैग्नीशियम से। ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में भी देखो तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिंक जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है? वो कम होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसका फॉर्मेशन ऑफ द डायल्किल जिंक फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? एल्किल हैलाइड ये क्या है? जिंक फिलिंग। जिंक फिलिंग से जब रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड की तो हमें क्या मिल जाता है? एक है इंटरमीडिएट। ठीक, इंटरमीडिएट। फिर CO2 की प्रेजेंस में जब डिस्टिलेशन होता है तो हमें फाइनली क्या मिल जाता है? डाई एल्किल जिंक। ठीक, और जिंक आयोडाइड लिखा चलता है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो। R की जगह एल्किल ले लिया C2H5I, जिंक फिलिंग के साथ जब इसकी रिएक्शन हुई तो ये एक देगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ZnI, Zn, Zni। तो इस तरह से ये हमें क्या मिल जाता है? डाई एथिल जिंक। ठीक है, अब दूसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम ऑर्गेनोलिथियम एल्युमिनियम कंपाउंड। फ्रॉम ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड। तो ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड ये क्या हो गया? इसका नाम होगा ट्राई एथिल एल्युमिनियम। जब इसकी रिएक्शन कराओगे जिंक क्लोराइड के साथ तो ये हमें क्या मिल जाता है? डाई एथिल जिंक। ठीक है, ये तो देखो सिंपल सी एक प्रिपरेशन थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। ठीक, कि उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे आप प्रॉपर्टीज को समझोगे। जैसे रिग्नॉड रिएजेंट से कंपैरिजन करके हमने ऑर्गेनोलिथियम की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, क्योंकि जो ऑर्गेनोलिथियम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो और ऑर्गेनोजिंक जो हो गया वो लेस रिएक्टिव हो गया। ठीक है, रिग्नॉड रिएजेंट से। ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे ऑर्गेनोजिंक की। ठीक, तो देखो, तो अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? लेस रिएक्टिव देन रिग्नॉड रिएजेंट ड्यू टू देयर लो आयनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। तो जब कार्बन मेटल बॉन्ड लो आयनिक कैरेक्टर का होगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। अब वो किस तरह? देखो, अगर बात करो कार्बन मैग्नीशियम की और हम बात करें कार्बन और जिंक की, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और मैग्नीशियम की होती है 1.2। इसका डिफरेंस आ जाता है 1.3। ठीक है, इसका होता है 2.5 और जिंक का होता है 1.7। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है 0.8। तो देखो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, मतलब
ज्यादा पोलर होगा, ज्यादा पोलैरिटी होगी तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं जो कार्बन मैग्नीशियम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपैरिजन में कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है। तो ये तो हो गई इसकी रिएक्टिविटी के बारे में कि ये जो इसका आयनिक कैरेक्टर इस वजह से क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी होने के कारण दे डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन नहीं देते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स कार्बोनिल कंपाउंड्स, नाइट्राइल्स। और अब ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शंस नहीं देंगे, ये रिएक्शंस देंगे वाटर के साथ, ये रिएक्शंस देंगे एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है, और ये रिएक्शंस देते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ, ठीक है। तो वन बाय वन इसको देखो। रिएक्शन विथ वाटर, क्या ले लिया हमने, डाई एल्किल जिंक, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, 2 मोल हमने ये भी ले लिया। अब इसको समझो ये किस तरह से करेगा। Zn है C2H5, ठीक है। यहां हमने लिख दिया एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये इस तरह अलग हो जाएगा। अब क्योंकि ये इस तरह से अलग होगा, ठीक है, ये इस तरह अलग होगा, ठीक। तो ये क्या बना लेगा, C2H5H, मतलब ये क्या बना लेगा हमारा एल्केन, C2H6। अब देखो इसके बाद क्या निकल रहा है, ZnOH, C2H5। तो ये है एथिल जिंक हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये इस तरह नहीं रह पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास होते हैं लोन पेयर्स, ठीक है। अब ये एक तो है नहीं, एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, और भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डाइवराइज हो जाते हैं, ठीक है। डाइवराइज क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर और जिंक के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जिंक के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे और ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो वो डाइवराइज हो जाता है। किस तरह, ZnOH, C2H5, ZnOH, इसको हमने इस तरह से लिख लिया OH, थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं, क्लियर दिखेगा, OH। ऑक्सीजन में क्या है, लोन पेयर्स, ठीक है, लोन पेयर्स है। तो लोन पेयर्स के कारण ये विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से क्या बना लेता है, एडा। मीन्स ये डाइवराइज हो जाता है, ठीक है। एक तो वाटर के साथ इस तरह से रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन होती है रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड जो प्राइमरी, क्योंकि ऑर्गेनो जिंक जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होने की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स के साथ वो रिएक्शन नहीं देता, वो रिएक्शन किसके साथ देगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है। CH3 CH3 CH3, ठीक है। और बाकी क्या निकल जाएगा, Zn CH3 Cl। तो ये क्या बन गया, नियो पेंटेन, ठीक। तो ये दो प्रॉपर्टीज होगी रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स, ठीक। हमने ले लिया डाई एथिल जिंक और ये ले लिया एसिड क्लोराइड, ठीक है। अगर इसको ओपन करके लिखो समझने के लिए तो इस तरह से होगा, ठीक है। और चलो ये तो है, ठीक। क्या हो जाएगा, इस पे आता है स्लाइड पॉजिटिव चार्ज,
तो ये ऐसे अलग होगा, इस पे आएगा स्लाइड में ये नेगेटिव चार्ज, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो इस पे आ जाता है माइनस चार्ज, इस पे आ जाता है प्लस चार्ज। ठीक है, तो प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये वाला प्लस और ये माइनस, मतलब ये वाला पूरा हमारा ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा इस ऑक्सीजन पे, CH3CO Zn C2H5, यहाँ क्या आ जाएगा C2H5Cl। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये Cl होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इस कारण ये निकल जाएगा। और अगर इसको ऐसे समझो कि Zn C2H5 ये इधर को शिफ्ट करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, फिर क्या फॉर्म होगा C2H5 मीन्स हमने एसिड क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोजिंक हमने क्या बना लिया, कीटो। ठीक है, इसका नाम होगा एथिल मेथिल कीटो। ठीक, तो ये हो गई इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन। ठीक है, अब उसको देखो, रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन में क्या होता है। ओके, तो ये है रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन। इस रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन में इज एन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में इज एन न्यूक्लियोफिलिक, is an nucleophilic addition reaction in which organozinc is used to attack the carbonyl group। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, इसका मतलब है नीड्स टू न्यूक्लियोफाइल। किसकी जरूरत है, एक न्यूक्लियोफाइल की। ठीक, और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनोजिंक होता है, ऑर्गेनोजिंक रिएक्ट स्लोली, ऑर्गेनोजिंक रिएक्ट स्लोली विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से कोई उसका सिंथेटिक इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कि ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड हमने कोई नया ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड हम जनरेट करें जो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा और हमें प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो हम एक नया ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा ब्रोमो ईस्टर। ठीक है, कैसे, organozinc reagent generates a nucleophile to undergo nucleophilic addition reaction to carbonyl compounds। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा ब्रोमो ईस्टर की रिएक्शन किससे करवाएंगे, जिंक के साथ, जिससे हमें एक नया ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जनरेट होगा। ठीक है, जो इजिली क्या देगा, एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो एक इसके ओवरऑल रिएक्शन देखो कि इसके ओवरऑल रिएक्शन क्या है। ठीक है, और समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे उसकी मैकेनिज्म को। ठीक है, BrCH2 COO C2H5। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, और फोर्थ स्टेप में होगा डिहाइड्रेशन। ठीक है, C2H5 ये हो, इसका नाम है बीटा बीटा डैश डाई मेथिल एथिल एक्राइलेट। ठीक है, तो ये रिफॉर्मेट्स की एक ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब इसको हम कैसे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो इसकी मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड
फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, क्या लेंगे हम? अल्फा ब्रोमो ईस्टर, अल्फा ब्रोमो ईस्टर react with zinc in the presence of benzene, C6H6 in the presence of benzene। ये क्या करेगा? जिंक इनके बीच में आके, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आके इंसर्ट होगा और एक नया ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, COO, C2H5। अब इसको ध्यान से देखो तो BrZn, इसके बीच में कार्बन है तो ये ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड हुआ, ठीक है। जिंक डायरेक्टली लिंक्ड विद द कार्बन, ठीक। अब इस पे आ जाता है स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि ये इजीली जनरेट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक। जनरेट्स अ कार्बन आयन, जनरेट्स अ कार्बन आयन। वो कैसा होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे? BrZn प्लस चार्ज है इस पर, ठीक। CH2 यहाँ आ गया माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। हम इसको दिखा सकते हैं C डबल बॉन्ड O C2H5 इस तरह। अब क्या होगा? ये रेजोनेंस करेगा क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड या माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो ये रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड ऊपर को शिफ्ट होता है और ये इधर आता है। इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा O माइनस C2H5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये ले लिया कीटोन CH3 C H3, ओके, और COO C2H5 Zn Br, ठीक है। तो इजीली जनरेट हो जाएगा। यहाँ आएगा प्लस, इस पे आता है माइनस, ठीक है। इधर को शिफ्ट होगा, इधर को शिफ्ट होगा, इस पे आ जाता है प्लस, इस पे आता है माइनस। तो ये पूरा पार्ट किधर अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पे, और ये वाला पूरा पार्ट किधर को अटैक करेगा? इस पे, ठीक है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? फॉर्म होगा एडक्ट CH3, ठीक है। OZnBr इस तरह से लिख लिया और इस कार्बन पे आ गया ये CH2 COO C2H5। तो ये क्या बन गया? एडक्ट, ठीक। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में होगी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसकी कराएंगे? इस एडक्ट की, ठीक है। तो देखो इस हो जाएगा और क्या आ जाएगा? OH CH2 COO C2H5, ठीक है। मतलब ये 3 स्टेप हमने कर लिया, एडिशन ऑफ जिंक, फिर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर ली। लास्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन, लास्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो अब इसका डिहाइड्रेशन हम कैसे करेंगे? देखो आप डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे? CH3 इसको ओपन करके हम लिख लेते हैं OH, ठीक है। ये सॉरी CH2 है, CH एक हाइड्रोजन को हमने यहां ऐसे लिख दिया COO C2H5, ठीक। अब क्या होगा? डिहाइड्रेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल? ये इस तरह से अलग होगा, ये दे देगा और ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और
डबल बॉन्ड CH COO C+5। तो इस तरह से क्या मिल जाएगा, इस कार्बन देखो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा, तो ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। ठीक है, तो ये है ये रिफॉर्मेट स्काई की ओवरऑल मैकेनिज्म। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आएगा।